Shaz Ahmed. Today our topic is about cell. आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है और किसने डिस्कवर की और इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल के हिस्ट्री ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप उसके हिस्ट्री को पढ़ोगे कि वो आया कहाँ से। तो सेल की हिस्ट्री में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। तो सेल को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, उसने डिस्कवर किया। उसने किस तरह डिस्कवर किया, वो उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और वो इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक एक्सपेरिमेंट में उसने एक वुड बार उठाई, एक खोल उठाई, एक लकड़ी की खोल उठाई, वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि जो बार वुड बार के उसमें उसने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स मौजूद होते हैं, जिसको उसने उसने उसको नाम दिया क्या, सेल। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, while looking a cork hook observe box shape which he called cell। जब रॉबर्ट हुक एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो उस बार पर या उस कोर्क पर, तो उसने उसके अंदर छोटे से छोटे डब्बे देखे, जिसको हम क्या कहते हैं, इस छोटे से छोटे डब्बों को उसने उस कोर्क या उस होल के अंदर देखे, उसने इस डब्बों को नाम दिया सेल। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, उसने उस बार में डिस्कवर किया, तो उसने कहा कि ये जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, क्योंकि वो जो फर्स्ट इसने एक्सपेरिमेंट की जहां पर उसने सेल देखे, वो बार में उसने देखे तो बार एक डेड वो डेड सेल से बना हुआ होता है। तो उस वजह से उसने कहा कि ये एक डेड सेल है। लेकिन इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम लेवेनहुक था, उसने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ सेल। तो डिफिनेशन ऑफ सेल में हम सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे कि द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। कि सेल एक बुनियादी, फंडामेंटल मानी बुनियादी, स्ट्रक्चर मानी साख, साख मतलब ढांचा बनाने वाला, किसी चीज की स्ट्रक्चर बनाने वाला एक बुनियादी एंड फंक्शन और काम करने वाली यूनिट इकाई ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की। कि ये सेल एक ऐसी चीज है जो जानदारों की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, ढांचा बनाती है एंड फंक्शन और काम करती है। फर्ज करें हमारे इंसानों का जो स्केलेटल सिस्टम होती है वो बोन सेल से बनी हुई होती है, तो बोन सेल हमारी ढांचा बनाती है, या हमारी आई जो होती है वो आई सेल एक हमारे तो आंख का स्ट्रक्चर बना लेती है, और उसके बाद हम वो मुख्तलिफ फंक्शंस करती है। फर्ज करें आंख का जो सेल है उसने आंख का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, ढांचा भी बनाया हुआ है, और आंख के जरिए हम देखते भी है, तो ये इसका काम हुआ। तो सेल की डिफिनेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो जानदारों का जो सबसे बुनियादी इकाई है या बुनियादी ब्लॉक है, उसको हम सेल्स कहते हैं, तमाम जानदारों का। जब हम किसी दीवार वगैरह को बनाते हैं तो उसकी सबसे जो बुनियादी चीज होती है वो ईंट होती है। तो इसी तरह किसी भी जानदार को बनाने के लिए या सबसे उसकी जो सबसे बुनियादी बेसिक चीज होती है उसको हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग लाइफ। ये तमाम जिंदगी की एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है जो तमाम तर जिंदगी को बनाती है। जितनी भी लिविंग हो उसकी जो सबसे बेसिक ईंट होती है, आप ईंट भी कह सकते हो, जैसे दीवार हम बनाते हैं उसकी बेसिक चीज क्या होती है, हम उस ईंट को रखते हैं या उसके अरेंजमेंट करते हैं तो एक बड़ा सा दीवार बन जाता है। इसी तरह किसी जानदार को मतलब उसको बढ़ने के लिए या उस एक मेच्योर जानदार बनने के लिए, तो उसकी सबसे जो बुनियादी इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। तो ये हुई सेल की डिफिनेशन। फिर हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। हम सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि सेल खुद किस तरह बना हुआ है, उसकी बनावट किस तरह की गई है, और सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज इसको कहते हैं कि सेल के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई है साइटोप्लाज्म में, उसको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल किस तरह बना हुआ होता है। सेल बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा उसकी शेप होती है। तो
हम सबसे पहले मतलब जब हम फुटबॉल को देखते हैं तो उसके ऊपर एक आर्ट होल होती है, कवर होती है, और उसके अंदर एक ट्यूब होती है। तो जो फुटबॉल को फर्स्ट कवर है, तो ये इस सेल का पहला वाला कवर हो गया। तो इस सेल के इस कवर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन इस कवर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। वो जो इसके अंदर होता है एक ट्यूब जैसा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और फिर आता है जो ये दरमियान में खाली जगह, ये जो बड़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या पड़ी हुई होती है, मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनीज पड़ी हुई होती है, जो आगे आ रही हम पढ़ेंगे। और जो न्यूक्लियस का पर्दा होता है या जो इसका लेयर होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये जगह होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाद हम आएंगे सेल ऑर्गेनिज पर। सबसे पहली जो ऑर्गेनी लिखी हुई है एक तीली जैसा, उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। और गोल्जी बॉडी के बाद बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर दो टाइप्स की होती है। इस स्मूथ जगह को हम कहते हैं, इस रफ जगह को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस अब हम सेल ऑर्गेनीज पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसके फंक्शन पढ़ेंगे। जो ये गोल आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो जुड़े हुए हैं या इसके साथ चिपके हुए हैं, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम अक्सर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं, या साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर भी पाए जा सकते हैं राइबोसोम। और जो ये जो बिल्कुल 90 डिग्री की तरह बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। और इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने पढ़ा सेल स्ट्रक्चर और इसकी ऑर्गेनेली का नाम से पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम हर ऑर्गेनेली को अलग अलग इसकी फंक्शंस पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडीज क्या काम करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है, वैक्यूल क्या काम करती है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का हम फंक्शन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ द सेल, कि सेल बुनियादी तौर पर कितनी किस्म के होते हैं। तो सेल की बुनियादी जो हम मतलब उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड द नेक्स्ट वन इज यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को समझेंगे। प्रो लफ्ज का मतलब है फाल्स, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो क्या हुआ कि पास न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियस तो होती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो तो न्यूक्लियस वो तो सेंटर में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम इसकी डिफिनेशन किस तरह करेंगे? The cell which have no membrane bonded nucleus and other cell organelles। हम प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद होती है, डीएनए होती है, क्रोमोसोम होती है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये नहीं होती। और अदर जो ऑर्गेनीज होती है उस पर कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती। तो इस जैसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया एंड एमेबा इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल होते हैं। इन सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होती है वो सिर्फ सिंगल सेल से बनी हुई होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? वो नाम से जाहिर है, यू मानी ट्रू, यूकैरियोटिक मानी न्यूक्लियस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो और न्यूक्लियस के साथ साथ उसी न्यूक्लियस का सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद हो, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यू माने ट्रू, जिसका ट्रू मेम्ब्रेन मौजूद हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो हम डिफिनेशन में पढ़ेंगे द सेल व्हिच हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स
आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होती है और उधर जो सेल ऑर्गेनिज्म होती है उस पर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे आज की टॉपिक हुआ सेल। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। तो फिलहाल अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।